हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया, ठीक। चलो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि भाई वो क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। ठीक, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक, देखो कि मान लो कि भाई ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है? मान लो करंट इसमें जो है सर्किट में लगाया इसको, और करंट इसमें इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा? इधर से इधर। ठीक, तो क्या ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट आया ना, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इट मीन्स जो करंट है ये अपने आप कॉन्स्टिट्यूट हो गया इसमें, यानी फ्लो ऑफ चार्ज अपने आप हो गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर हम आइडियली बात करें तो देखो होता क्या है कि मटेरियल में, कंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं। ठीक है, बट ये रैंडमली इधर उधर क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे होते। और करंट फ्लो कराने के लिए हमें इन चार्जेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना होता है? फ्लो कराना होता है। आगे बात समझ में? तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो फ्लो कर नहीं रहे होते हैं, तो जो मेटल का पीस मान लो ऐसे रखा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है उसके अंदर, पर जब हम उसको छूते तो क्या हमें करंट का झटका लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है। तो क्या वो अपने आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा? अगर ऐसा होता तो ऐसे रखा होता आयरन का पीस या कॉपर का पीस, हमें तो करंट लगना चाहिए था, वो अपना भी करंट कंस्टिट्यूट करने लग जाता। ऐसा नहीं होता, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है ताकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करे? फ्लो करे, और उसकी वजह से फिर क्या बने? हमारा इलेक्ट्रिक करंट बने। समझ गए बात? तो देखो ध्यान से, तो वो जो चीज इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए यूज की जाती है ना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, या यहाँ पे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को अगर हम समझें कि भाई फ्लो किधर से किधर होगा, तो समझो कि अगर मान लो मैं एक, जो हमने याद करो 9th, अर्थ के सरफेस पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते थे तो एच हाइट पे कितनी होती थी? mgh, याद है? तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ छोड़ूं तो किधर से किधर जाएगा? हायर से लोअर की तरफ। कैच मिस हो गया था, हायर से लोअर की तरफ। ठीक, तो समझो कि भाई ये ऑब्जेक्ट किधर से किधर फ्लो करना चाह रहा है? हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। समझो, ठीक, एक वाटर है सरफेस, वाटर सरफेस है। ठीक है, एक फ्लोर पे मान लो हल्का सा वाटर गिराया हमने, गिरा के देखना घर पे, पर कोने में कहीं पे। ठीक है, फ्लोर पे वाटर गिराया। ठीक, अब अगर वो फ्लोर बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे बिल्कुल फ्लैट, तो क्या वाटर फ्लो करेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में? नहीं करेगा। समझो बात? वो कब करेगा फ्लो? जब वो एक इंक्लाइंड सरफेस पे आएगा ऐसे, तब वो फ्लो करेगा। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो सरफेस ऐसे मान लो हाइट पे है तो वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जो सरफेस लोअर है वहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। समझिए? ठीक, इसलिए वो भी हायर से लोअर की तरफ। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर मान लो एक हॉट बॉडी है मेरे पास और एक कोल्ड बॉडी है, मैं दोनों को कांटेक्ट में लेके आता हूँ, तो जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होता है। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या करेगी? फ्लो करेगी, अगर मैं उनको कांटेक्ट में लेके आता हूँ। तो यहाँ से इन सारे एग्जाम्पल से हमें समझ में आया कि जो मटेरियल होता है या जो प्रॉपर्टी होती है वो नेचुरली किधर से किधर फ्लो करता है? मटेरियल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज में भी यही होता है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट किया था वो पता है ना? तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, बाकी जैसे सब कर रहे थे। लेकिन नेगेटिव चार्ज में इसका उल्टा हो जाएगा। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फिर वो किधर से किधर करेगा? वो करेगा लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो। समझे बात? तो ये कौन डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा? वो डिसाइड करेगा पोटेंशियल। अगर यहाँ पे हायर पोटेंशियल हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, अगर यहाँ पे हायर पोटेंशियल हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? उस कंडक्टर में पोटेंशियल। अगर इधर पे मान लो हायर पोटेंशियल हुआ तो इलेक्ट्रॉन फिर किधर जाएगा? हायर की तरफ जाएगा ना। देखो लोअर से हायर, तो हायर की तरफ जाएगा, और अगर इधर हायर हुआ तो इधर की तरफ जाएगा। यानी पोटेंशियल क्या है? इट्स ए स्टेट ऑफ मटेरियल। इस मटेरियल की वो स्टेट
जो इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है। अब चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन डिसाइड कर रही है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन भी डिसाइड कर रही है, ठीक, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक, समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, इट इज अ स्टेट ऑफ मटेरियल विच डिसाइड द फ्लो ऑफ या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ बात। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ठीक, कि समझ लो कि भाई एक हमारे पास एक मेटल स्फीयर है जिसपे जो है ये इंसुलेटेड स्टैंड है ताकि ये चार्ज ग्राउंड में ना जाए, अभी चार्ज आएगा इस पर, ठीक है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, और हमारे पास एक दूसरा स्फीयर है, मेटल है वो भी, ये भी इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है, और सपोज ये कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अब नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है, याद करो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक, कि इसके बाद एक्सेस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूं, कंडक्टिंग वायर से, कॉपर वायर से मान लो मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या, देखो इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव जो हमारा होता है उसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। अब समझो कि भाई ये वाला हमारा हायर पोटेंशियल पे, ये वाला हमारा लोअर पोटेंशियल पे। इसको और समझते हैं कि भाई इसके बाद एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद जो है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कम है, बहुत ज़्यादा या ना के बराबर है, मतलब होंगे पर कंपेरेटिवली कम है, ठीक। तो देखो होगा क्या कि भाई यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं गया उधर, पॉजिटिव चार्ज भी तो हायर से लोअर जाता है, वो क्यों नहीं गया, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज विल नेवर ट्रांसफर। ध्यान से याद करो, मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में, वो ट्रांसफर नहीं करेगा। दिमाग में बैठा लो इस बात को, पॉजिटिव चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रांसफर करेगा, इधर से इधर की तरफ, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर बनना शुरू हो जाएगा, हायर से लोअर की तरफ, सिंपल सी बात, ठीक, आगे बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर फ्लो करेगा और जो है हमारा जो है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा। अच्छा, ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तब तक, जब तक ये हायर और ये लोअर रहेगा, या फिर यही पोटेंशियल डिफरेंस तो है, ये हायर या लोअर पे है, ठीक है, तो तब तक ये फ्लो करेगा। तो जब तक ये दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए तब तक ये क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, और जैसे ही दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो ये फ्लो करना क्या कर जाएगा, बंद कर जाएगा। तो सोचो कि पोटेंशियल ने यहाँ पे क्या किया, पोटेंशियल ने डिसाइड किया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही वो खत्म होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो जो है फ्लो करना बंद कर जाएगा, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकली समझ लेते हैं। अच्छा, लॉजिकली तो हमें समझ में आ गई पोटेंशियल क्या काम करेगा, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बट इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं कि समझो कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, और इसको अपोजिट समझ सकते भाई पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली हायर से लोअर की तरफ गया होगा, मानते नहीं है फ्लो, पर समझो कि भाई चलो इलेक्ट्रॉन को मान ले कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अपने आप थोड़े ना आया, कुछ ना कुछ वर्क किया है फील्ड ने उसके ऊपर, कुछ ना कुछ वर्क किया है, तो इसी वर्क की वजह से इसमें पोटेंशियल क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक सॉरी सोर्स चार्ज, ठीक है, और एक चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज मान लो, इसको यहाँ से लेके आ रहे हैं और इस पॉइंट पे हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। तो इस पॉइंट पे जब इस चार्ज से इस r डिस्टेंस से सपोज हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे हम 12th में, ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ दिया, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कितना हमने वर्क डन किया उसको यहाँ से वहाँ तक लाने में, समझ बात, कि वहाँ से वहाँ तक लाने में इसको कितना क्या किया, वर्क डन किया। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक लाने में मैंने उस पर कितना वर्क किया, तो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। अच्छा, तो यहाँ पे दूसरी टर्म पढ़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि मान लो भाई दोनों पॉइंट हमें पता है, जैसे यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट बताते हैं ए और बी, तो यहाँ पे पोटेंशियल हमें पता है भाई इसका पोटेंशियल v है, इसका पोटेंशियल पता है कि भाई v भी है,
समझो पोटेंशियल कब बोलेंगे, जब मैं चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। तो इसलिए वहाँ पे जब जीरो होगा इनफाइनाइट पे, पोटेंशियल जीरो होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल हम V मान लेंगे, ठीक। तो हम बोलेंगे क्या उसको, पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कब बोलेंगे, कि जब हमें दोनों पॉइंट क्या होंगे, पता होंगे। तो भाई B से A पे या A से B में मैं लेके गया, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हायर टू लोअर, यानी इसको ऐसे बोल देंगे, देखो VA माइनस VB हायर टू लोअर, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो दोनों सेम ही चीज़ है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। फर्क सिर्फ इतना है कि पोटेंशियल के केस में हमें इनिशियल लोकेशन नहीं पता, वो इनफाइनाइट पे है। तो पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसाइड होता है, जिसमें इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और फाइनल पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो हमें दोनों पॉइंट पता होंगे कि भाई यहाँ से लाके यहाँ पे दिया या यहाँ से ले जाके यहाँ पे दिया। तो उन दोनों पॉइंट के बीच में वर्क डन पर यूनिट चार्ज करेंगे तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे करेंगे तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। यूनिट की बात करें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो जूल पर कूलम, ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। ये होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, देखो इलेक्ट्रिक करंट ना एक्चुअली में क्वांटिटी तीन तरह की होती है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक्चुअली में होती है टेंसर क्वांटिटी, ठीक। टेंसर क्वांटिटीज के बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे बहुत अच्छे से, लेकिन समझो कि वो कैसी क्वांटिटी थी, टेंसर क्वांटिटी। मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड तो करती है, लेकिन वो वेक्टर के लॉस को फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉस भी जैसे क्या होता है कि आप 11th में समझेंगे कि जैसे हम वेक्टर में डायरेक्शन आ जाता है, तो डायरेक्शन को ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करने के अलग रूल्स होते हैं, वेक्टर मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। तो उनके जो रूल्स होते हैं वो उसको फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लेकिन अभी आप उसको अगर स्केलर भी बोल के चलोगे तो चल जाएगा आपका, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, टेंसर ऑफ रैंक 0, कौन, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमारा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ आ गई बात, चलो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया। पोटेंशियल इनफाइनाइट से, पोटेंशियल डिफरेंस दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में, ठीक। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमें काफ़ी हद तक क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे हमें एक टर्म और सुनने को मिलती है, दैट इज ईएमएफ। ईएमएफ क्या चीज़ होता है, देखो यूनिट इसकी भी क्या होती है, वोल्ट ही होती है, लेकिन ईएमएफ और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है। तो देखो जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक सेल की बात करेंगे, सेल समझो जिसके कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है, आपने देखा भी होगा क्या होता है, उसमें कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी सुना होगा आपने, उसमें क्या होता है, कैथोड होता है और एक एनोड होता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, पता है ना, ऐसे समझ लो यहाँ पे ऐसे। तो जब भी कोई हमारे पास सेल होती है तो उसमें कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक। एनोड, कैथोड। तो सोचो इसको कि जैसे मान लो ये सर्किट है हमारे पास, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस का सिंबल, ये रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एक सेल लगी हुई है और स्विच क्या है, अभी हमारा ओपन है, ठीक। स्विच क्या है हमारा, ओपन, मतलब करंट इन द सर्किट 0 है। तो जब करंट इन द सर्किट 0 है तो क्या ये सेल के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, इसके अंदर तो केमिकल हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो जब हमारा सर्किट ओपन होता है तो उस टाइम पे भी सेल के अंदर क्या हो रही होती है, रिएक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है। यानी ट्रांसफर ऑफ आयंस क्या हो रहा होता है, हो रहा है। तो मान लो HCl भरा हुआ है, ठीक है, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इधर की तरफ जा रहा होता है, नेगेटिव इधर की तरफ जा रहा होता है। समझो, थोड़ा बेसिक आइडिया लो इसके बारे में, ठीक है। तो यानी जब ये हमारा सेल जो है ओपन सर्किट में लगा हुआ है, मतलब करंट क्या है सर्किट में, 0 है, ठीक। तो उस केस में भी क्या होता है कि सेल में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द सेल, फ्लो ऑफ चार्ज होता रहता है। अब इनसाइड द सेल जब फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल जनरेट होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद करो, पोटेंशियल जनरेट होगा। तो उसी पोटेंशियल को बोला जाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, एक चीज समझो, इसकी फुल फॉर्म भले ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या, वर्क डन है। समझो, ये क्या है, वर्क डन है। तो स्टार्टिंग में बोल दिया इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फुल फॉर्म दे दी, तो फिर इसको वैसे ही चलाया गया।
लेकिन एक्चुअली में क्या है, फोर्स नहीं है, ये क्या है, वर्क डन है। जब सेल हमारा क्या होगा, ओपन सर्किट में लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ यहाँ पे इसका कंसीडर ई किया जाता है। ठीक है, अब एक्चुअली में वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है तो यूनिट इसकी भी क्या होगी, वोल्ट होगी। तो समझ में आ गया ईएमएफ क्या चीज़ है, इट्स द पोटेंशियल ऑफ सेल व्हेन सर्किट इज ओपन। मतलब करंट सर्किट में क्या होगा, जीरो होगा तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। समझ में आ गया। अब देखो कि मान लो कि भाई मैं इस जो है अब सर्किट को क्लोज कर देता हूँ, ये हमारी सेल थी और ये जो है सर्किट मैंने क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, अब जब सर्किट हमने क्लोज किया तो करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन, करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से इधर जाएंगे, करंट हमारा इधर से इधर जाएगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सेल में जाएंगे, सेल से एनर्जी लेंगे, फिर वो एनर्जी को लेके आगे बढ़ेंगे, पूरे सर्किट में फ्लो करेंगे। समझो, एनर्जी कहाँ से मिलती है इलेक्ट्रॉन को, सेल से। सेल एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एक ऐसा समझ लो कि ये बकेट है, ठीक है, बकेट आई भरी, इसमें एनर्जी से गई सर्किट में, यहाँ पे बकेट खाली हुई, फिर वापस आई, फिर भरी, फिर खाली हुई। समझो, ये चीज़ चलती रहती है। ठीक, तो होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू या सेल के थ्रू फ्लो करेगा, एनर्जी लेके जाएगा, तो ऑब्वियसली इसको जो है ऑब्स्ट्रक्शन आएगा सर्किट के अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जनरली हम उसको क्या कर देते हैं, इसके साइड में एक स्मॉल आर से क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। दिस स्मॉल आर इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे, पर समझो ये क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये कहाँ से आया कि जब इलेक्ट्रॉन सर्किट हमने क्लोज किया, इंटरनल रेजिस्टेंस जब सर्किट हमने क्लोज किया तो इलेक्ट्रॉन जो वैसे होता है सेल के अंदर, लेकिन जो है इसका इफेक्ट कब आना शुरू करता है, जब ये सर्किट क्लोज होता है। ठीक है, करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो जो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे आएगा, दैट ऑब्स्ट्रक्शन इनसाइड द सेल, उसको साइड में डिनोट कर रहे हैं। कहीं किसी किसी बुक में इसकी सेल के ऐसे करके सेल के ऊपर भी लिखा होता है, जैसे ई कॉमा आर। तो ये जो कॉमा करके आर लिखा हुआ है, दैट आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और ये वाला आर क्या है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमने बाहर से लगाया। ठीक, समझो बात। अब देखो क्या होगा कि जब मान लो मैंने इसको यहाँ पे सर्किट क्लोज कर दिया और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आर था और ईएमएफ कितना था, ई था। समझो, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, यानी सर्किट से करंट निकल रहा है। तो सेल से करंट ऐसे निकला। समझो, इस सर्किट को थोड़ा सा और अलग से बना के समझते हैं कि ये कंडीशन थी कुछ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट इधर से इधर फ्लो करा। अब समझो कि हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक, यानी जब रेजिस्टेंस पे करंट इधर से इधर आया होगा तो इधर हायर और इधर लोअर हुआ होगा। समझो, और V इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, आई आर। याद है, अगर ये करंट I है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई आर ड्रॉप हुआ होगा। अब इसको और अच्छे से बनाओ। देखो, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि दो सेल हैं, इसका EMF है E और इसका वोल्ट होगी यूनिट। ठीक है, और इसका कितना है, आई आर। अच्छा, इसका इधर नेगेटिव क्यों लिया, देखो इधर लोअर पोटेंशियल है इसलिए इधर नेगेटिव, इधर हायर पोटेंशियल है इसलिए इधर पॉजिटिव। तो दो सेल का सेम टर्मिनल कनेक्ट है। सेम टर्मिनल में जब सेल का कनेक्ट होता है तो नेट पोटेंशियल क्या होता है, माइनस होता है उसमें से। ठीक है, तो देखो, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो नेट पोटेंशियल होगा दैट इज VA माइनस VB। ए और बी पॉइंट के, ए और बी पॉइंट में यहाँ पे ही मान सकता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम पोटेंशियल होगा, सॉरी बी। ठीक, समझो, तो VA माइनस VB, उसको हम VB बोल सकते हैं, वो क्या होगा, E माइनस IR। देखो सेम टर्मिनल कनेक्ट है ना, तो इसको बोलते हैं E माइनस IR। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट्स अ कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के केस में जो टोटल पोटेंशियल होता है दो टर्मिनल के अक्रॉस एक सेल के, वो क्या होता है, E माइनस IR होता है। E क्या होता है, इंटरनल EMF, और I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है, और R क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्यों, कि समझ लो टॉर्च है, मेरे जैसे स्विच क्लोज किया तो टॉर्च से करंट मिल रहा है मेरे को, मतलब टॉर्च से नहीं मिल रहा, कहाँ से मिल रहा है, सेल से मिल रहा है। टॉर्च में जैसे लगा रखी है, करंट मिल रहा है तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो सेल धीरे धीरे खत्म होगी ना,
तो वो कहाँ से मिला, यहाँ से इस उसमें जो सेल लगी हुई, बैटरी लगी हुई, सेल लगी हुई, उससे ही तो मिला। ठीक, तो वो सेल क्या होती है, डिस्चार्ज होती है धीरे धीरे, समझे बात। तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के केस में जो पोटेंशियल हमें मिलता है वो कितना मिलता है, E-IR। ठीक, समझ गए इस चीज को, क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कि अगर हम सेल को चार्ज करते हैं, ठीक है, जैसे इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसको क्या करते हैं, और बड़ी बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करते हैं ना। ठीक है, जैसे मान लो हमारे जो टॉर्च के सेल हैं, अगर हम वो रिचार्जेबल सेल याद करो आते हैं, ठीक है, उसको अगर हमें चार्ज करना हो तो एक डिवाइस आता है, उस पर लगाते हैं, प्लग में लगाते हैं उसको। ठीक है, तो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि वो और बड़ी बैटरी से क्या कर रहा था, उसको चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, जैसे हम अपनी कार की बैटरी लेके जाते हैं तो वो उसको चार्ज करता है। तो जब हम किसी सेल को चार्ज करना होता है तो उससे बड़े पोटेंशियल की बैटरी उस पर लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ सेल। ये क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। समझ में आ गया। तो अब देखेंगे चार्जिंग ऑफ सेल में क्या होगा। तो अभी क्या पढ़ा हमने, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में पोटेंशियल क्या हो जाता है, E-IR। ठीक है, E-IR। ई क्या होता है, EMF, I करंट इन द सर्किट। अच्छा, ये आती कब है, क्लोज सर्किट के केस में। ठीक है, समझे, जब स्विच क्लोज होता है, समझे बात। ठीक, तो E-IR। ठीक, अगर मान लो कि मेरे पास एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और मैंने इसको इससे बड़ी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, और सर्किट क्या कर दिया, अच्छा सर्किट ओपन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ई रहेगा, लेकिन सर्किट कर दिया क्लोज, ये स्विच का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये V पोटेंशियल की बैटरी है। तो अब ये क्या करेगी, इसमें करंट प्रोवाइड कराना शुरू करेगी, तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। याद करो पिछले वाले में करंट का डायरेक्शन क्या था, इस वाले केस में करंट का डायरेक्शन क्या था, इधर था। ठीक, इस वाले केस में करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है। इतने को ध्यान से देखो। अच्छा, इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना इसका होगा, यानी V। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्राउंड कर देता हूँ तो यहाँ पे 0 मान लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा V, तो इस पॉइंट पे कितना होगा V, तो यहाँ पे भी V और यहाँ पे 0। ठीक, शॉर्ट वायर में सेम रहता है पोटेंशियल। ठीक, तो जो V पोटेंशियल होगा वो कितना होगा टोटल इनके अक्रॉस। ठीक, तो देखो उसको समझने के लिए क्या करते हैं, इस चीज़ को ऐसे बनाओ यहाँ पे E, और देखो करंट इधर से इधर जा रहा है, अब है ना, इधर से इधर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस का पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, हायर से लोअर। ठीक, तो इसको ऐसे समझो जैसे लास्ट वाला किया था कि एक बैटरी बना दो, यहाँ पे सेल बना दो, जिसका हायर किधर होगा इधर, और लोअर किधर होगा इधर होगा, और EMF कितना होगा E। तो देखो डिफरेंट टर्मिनल कनेक्ट, सेम टर्मिनल माइनस करते हैं, डिफरेंट टर्मिनल में क्या करेंगे ऐड, तो जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या जाएगा E+IR। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ सेल के केस में क्या हो जाएगा E+IR, डिस्चार्जिंग के केस में E-IR। अभी इसमें बेसिक काफ़ी है आप लोगों के लिए, आगे जाके और स्टडी करना है इसको। ठीक है, 11th या 12th में जाके। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में क्लियर हो जाएंगी। ठीक, समझ में आ गई बात। चलो एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, कि पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में करंट फ्लो करता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तो जो है हमारा पोटेंशियल सेम है। ठीक, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, 0। समझे बात। अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। इन दो पॉइंट के बीच में भी 0 है, तो फिर यहां से यहां करंट गया कैसे, यहां से यहां पे करंट गया कैसे। एक जो है ये सोचने वाली बात है कि भाई करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में फ्लो करता है, तो यहां से यहां पे करंट गया कैसे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए। ठीक, आई होप जितना आज पढ़ाया होगा आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओके, गुड लक, बाय।